नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे सब लोग? मैंने आप लोगों को कल के दिन 45 दिन का पूरा शेड्यूल बता दिया था, जिसमें से 25 दिन हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ने वाले हैं और 20 दिन जो है मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इनमें से एक भी दिन ना आप मिस करेंगे ना मैं मिस करूंगा। आपको थोड़ा सा दुखद समाचार है, आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल नहीं है। 4-5 दिन पहले दादी का देहांत हो गया था और उनका आज जो है ना एक दिन होता है वो था। और मैंने बहुत सारा चीज वहां निपटाई, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे मेरे सर से पसीना आ रहा है। काफी जाम में फंसकर मैं जल्दी से जल्दी जो है ऑफिस पहुंचा। और ईमानदारी के साथ कहूँ ना कि जब मैंने आपको ये बोला कि मैं 45 दिन आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं ना, तो मैं 100 नहीं, मैं पूरा 1001% ये कोशिश करूंगा कि एक भी दिन किसी भी वजह से, वो कोई भी कारण हो, उस वजह से आपकी क्लास बंद ना हो। ठीक है, और यही रीजन है कि आप लोगों का सिलेक्शन वो मेरे पिछले 2-3 सालों का सपना था। विश्वास मानिए, मैंने पहले भी सोच रखा था कि मैं आप लोग का जब एग्जाम आएगा तो यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास दूंगा और सारे के सारे बच्चों को एक कह सकते हो डायरेक्शन में लेके आऊंगा, ताकि वो लोग सही तैयारी कर सके। और उसी लिए कई सारे लोगों ने मुझे नाराज भी हुए, लेकिन कोई नहीं, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। फिलहाल आज का हमारा जो क्लास है वो हमारा कौन सा चैप्टर है? तो आज हमारी क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की। आपको पता है कि कल हमारी ऑप्टिक्स वाली क्लास थी। और बच्चों, ऑप्टिक्स की जो वर्ड फाइल है, ये जो पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ मैंने पहले से ही टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के नाम बता दिए थे पहली वाली क्लास में। आई थिंक आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से प्रॉपरली रूप से जुड़े हुए होंगे। ओके, तो भाई क्लास की शुरुआत किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लास की शुरुआत किया जाए। जिन्होंने अभी तक सेशन को पहले शेयर नहीं किया, जल्दी से एक बार पहले सेशन को शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, है ना। आज भी हम लोग 40 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे बहुत ज्यादा पूछता है अपने एग्जामों में। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लो। बाकी अगर आप हमारे एप्लीकेशन के किसी भी बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, माई पाठशाला। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर फोन कर ले, 9696-102-411। इसके अलावा मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक साइंस की किताबें भी आती हैं, तो आप इस नंबर पर फोन करके इन किताबों को भी ले सकते हैं। ये एक ऐसी किताब होगी जो बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है ना, ध्यान रखिएगा, आपको पूरी की पूरी थ्योरी और क्वेश्चन देगी। ओके, चलो भाई आज के पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा भाई आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए, समझिए और जल्दी से उत्तर देते दिखाइए। क्या बात है ना। दादी का देहांत हो गया था। ओके, बायोलॉजी की क्लास मैंने कहा ना कि ये एक दो चीजें हैं जो थोड़ा सा सही हो जाए, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा बायोलॉजी की क्लास भी। ठीक है, चलो क्या बात है। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग फटाफट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दे। पहला सवाल लिखा हुआ है, ये मेरे भाई आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2022 में पूछा गया सवाल है। आफ्टरनून शिफ्ट में बोला है लंबाई एल, त्रिज्या आर, प्रतिरोध रो के तार का प्रतिरोध क्या होगा? क्या रेजिस्टेंस बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। आप बताइए जरा, आर का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों, आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए, ये होता है। बच्चों यहां पर इन्होंने ए की जगह पे क्या खोला है? सर ए की जगह पे हम लोग एरिया खोल सकते हैं, और जैसे ही आप ए की जगह पे एरिया खोलोगे तो बच्चों किसी भी तार का एरिया पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में खोला जा सकता है। बोलिए क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सर ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। चेक कर लीजिए, आर बराबर रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर। वेरी गुड, सबका एकदम सही है, बहुत सही बहुत सही। पहले वाले क्वेश्चन पे आपने बाजी मान ली। बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये देखो 17 अगस्त यानी पहली बार ही पूछा गया सवाल है। बच्चों आपको मैं बता दूं, इसमें ना बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ओम्स लॉ पे आधारित है। सवाल ये लिखा हुआ है कि तीन रेजिस्टेंस के बीच आई और वी ग्राफ दिखाया गया है। बच्चों आई यहां है, वी यहां है। वाई एक्सिस में क्या है? तो कह देना वाई एक्सिस में हमने करंट आई ले रखा है, और एक्स एक्सिस में क्या है? सर एक्स एक्सिस में करंट हमारा वोल्टेज वी है। तो बोला जा रहा है R1 R2 R3 के बीच बताइए सही संबंध क्या है। बच्चों ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? सबसे पहले निकालना होता है स्लोप। सबसे पहले स्लोप निकालिए मेरे भाई। स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx, यानी y वाला ऊपर x वाला नीचे। अच्छा y में क्या है? तो y में धारा I है, और देखो वोल्टेज x में क्या है? x में वोल्टेज है।
तो स्लोप dy अपॉन dx होता है, y बटे x होता है, इसलिए स्लोप हमारा i बटे v होगा। अरे i बटे v स्लोप है बच्चों, तो क्या i बटे v को 1 अपॉन r कर सकते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर स्लोप ज्यादा होगी वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले आप यहां तक समझ लो। अरे आपने इतना नहीं समझा तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। उल्टा है ना, देखो स्लोप जहां ज्यादा रेजिस्टेंस कम। अच्छा बच्चों स्लोप सबसे ज्यादा R3 की है, देख लो R3 की स्लोप सबसे ज्यादा है और R2 की स्लोप सबसे कम है। तो जिसकी स्लोप सबसे कम है वो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, R2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम R1 होगा और उससे कम R3। ये सवाल का एकदम सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ढूंढ लो जल्दी से कौन सा उत्तर सही है, उल्टा है एक दूसरे का। क्या बात है? तो R2 हमारा सबसे ज्यादा होगा, R1 हमारा बीच में और R3 हमारा सबसे कम होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए बच्चों अगला वाला सवाल, बहुत प्यारा सवाल और है बहुत आसान, है ना। सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग शेयर भी कर दो फटाफट, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से पहले एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बार जल्दी सेशन को शेयर कर दे, है ना। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं बच्चों। अगर आपके सामने कहीं पर कैपेसिटर लिखा हो या आपके सामने कहीं पर कॉइल लिखी हो तो ध्यान रखना इन दोनों के बारे में मैं बता दूं। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसीलिए कैपेसिटर से बहने वाली जो धारा होती है वो हमेशा जीरो। जहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट वहां पर धारा जीरो। और बच्चों ये जो आपकी कुंडली है सर, कुंडली का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है और इसीलिए इससे धारा बह जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 बातें पहले आप याद कर लो। कैपेसिटर में हमेशा बहने वाली धारा क्या होती है? जीरो होती है। सवाल देखो क्या लिखा है, 8 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। बच्चों एक कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैराड का, ये 800 किलो ओम के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है। और कैसे जुड़ा है? श्रृंखला में जुड़ा है। तो बताइए धारा का अंतिम मान क्या होना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। तो जब आपने यहां कैपेसिटर ही जोड़ दिया 8 माइक्रोफैराड का, आपने यहां रेजिस्टेंस जोड़ दिया 800 किलो ओम का, फिर आपकी बैटरी है 200 वोल्ट की, डीसी सप्लाई है। कौन सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। तो आप ये बताओ क्या यहां से कोई धारा जा पाएगी? कहना जाएगी तो जरूर, लेकिन कैपेसिटर से जाने वाली धारा हमारी जीरो हो जाएगी। याद रखना हमेशा कैपेसिटर से जाने वाली धारा क्या होती है? जीरो होती है। इसीलिए सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कैपेसिटर हमेशा एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। नोट डाउन कर लेना, कैपेसिटर हमेशा किस तरह काम करता है? कैपेसिटर संधारित्र हमेशा एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओपन सर्किट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हरा देखो मैं सारे बच्चे जुड़े हैं, लेकिन आप सब लोग बोल दीजिएगा, बार बार मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लगता। अभी 2-4-5 दिन पहले दादी एक्सपायर हुई थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 45 दिन की पूरी क्लास दूंगा। अगर एक भी दिन हम छूट गए तो हमारा संकल्प टूट जाएगा ना। तो प्लीज अभी बार बार इस तरह का ये कमेंट मत करे, मतलब मुझे थोड़ा सा आहत भी होता है। और आप सब लोग अगर कोई इस तरह कमेंट बार बार कर रहा है तो आप प्लीज उसको रिप्लाई जरूर कर दे ना। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथे वाले सवाल को देखो क्या बोला जा रहा है। ये हमारा आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, पढ़िए। ठीक है, बोला जा रहा है नीचे वर्णित सामग्री ए और बी के लिए वीआई ग्राफ पर विचार करें। मतलब ए और बी के लिए वोल्टेज और करंट ग्राफ है। जैसे पहला लिखा है यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा के साथ 20 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब पहले वाली कंडीशन में जो स्लोप हो जाएगा बच्चों वो हमारा 20 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए 10-20 हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और देखो धारा आई अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी दूसरी वाली कंडीशन में जो स्लोप हो जाएगा वो हमारा 10-60 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं सीधी रेखा ही तो है। देख लो दोनों कंडीशन में सीधी रेखा है। और हमेशा मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज और करंट ग्राफ किसी भी कंडीशन में अगर सीधी रेखा आ रहा है तो इसका मतलब वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। क्योंकि सीधी रेखा का मतलब होता है कहीं ना कहीं वोल्टेज करंट आई के समानुपाती है। वोल्टेज करंट आई के समानुपाती है। ओके क्लियर है? इसीलिए इस सवाल का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर एकदम सही होगा।
ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्लियर है? क्या बात है, ध्यान रखना। तो जब जब ये स्ट्रेट लाइन आएगा ना तो ओम का नियम का पालन हो रहा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर क्या आ जाएगा। वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई, जल्दी से एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करिए, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। पढ़िए, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन, कठोर रबड़ के तारों पर विभवांतर लगाया जाए तो बताइए किनमें धारा ज्यादा होगी, किसमें धारा कम होगी। हाँ, रेजिस्टेंस अगर पूछता तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम वो हम बता सकते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कर लो, टंगस्टन, मैग्नीन और रबड़, ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी कंपैरिजन की जाती है इन तीनों की कंपैरिजन की जाती है। बच्चों ध्यान रखना, टंगस्टन, मैग्नीन और रबड़, अगर मैं इनके रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रबड़ हो गया, इसके बाद हमारा मैग्नीन हो गया, और मैग्नीन के से सबसे कम जो रजिस्टिविटी होती है वो हमारी टंगस्टन की होती है ना। मैंने ये जो बताया है ना, ये क्रम मेरे दोस्त प्रतिरोधकता का क्रम होता है। किसका होता है? प्रतिरोधकता का, है ना बच्चों। प्रतिरोधकता का क्रम अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, समझो, उसमें धारा कम। तो रबड़ में जो धारा मिलेगी सर वो सबसे कम धारा मिलेगी, और टंगस्टन में जो धारा मिलेगी वो बताइए कैसी मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला है सभी में समान धारा होगी, नहीं, जब सबकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है तो सभी में समान धारा। रबड़ एक तरह का इंसुलेटर है भाई, रबड़ क्या है? इंसुलेटर है। तो टंगस्टन में सबसे धारा ज्यादा गुजरेगी। ऑप्शन नंबर एकदम सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि टंगस्टन एक तरह का कंडक्टर है, चालक है। ओके, चलो आ रही है ऑप्शन नंबर सी, छठवा, ट्राई कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई सब लोग जल्दी से। मां शारदा कोचिंग सेंटर, मैं तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बिहार में हाई स्कूल पे सबसे ज्यादा टॉपर इसी कोचिंग सेंटर ने दिए, जिसका नाम है मां शारदा कोचिंग सेंटर। मतलब अच्छा लड़का है और काफी जुड़ाव है इससे। एनर्जी कन्वर्जन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एनर्जी कन्वर्टेंट बोला जा रहा है, कन्वर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कॉइल है, और बच्चों इस कॉइल में अगर तुमने कोई धारा बहा दी तो ये धारा जो होती है ये विद्युत ऊर्जा है, और इसी विद्युत ऊर्जा को बताइए कौन सी ऊर्जा बनाना है? चुंबकीय ऊर्जा। तो ये तुम्हारा एक तरह का चुंबक बन जाता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसमें एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा साउथ पोल बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट करता क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह से जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो कौन सी ऊर्जा होती है सर? जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, बताइए उसे कौन सी ऊर्जा बना देता है सर? उसे चुंबकीय ऊर्जा बना देता है। कौन सी? चुंबकीय ऊर्जा बना देता है। तो विद्युत ऊर्जा को मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर। नेक्स्ट है सातवां, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, इसको सोलेनॉइड के नाम से भी जाना जाता है। पढ़िए बच्चों, अगले वाले सवाल को देखो। घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर की रेटिंग किस श्रेणी में होती है ना? थोड़ा पानी पिला लो बच्चों। आपको बता दें जो हमारे फ्यूज वायर होते हैं ना, फ्यूज वायर, तुमसे कई बार इसका मटेरियल भी पूछा जाता है कि बताइए फ्यूज वायर का मटेरियल क्या होता है। तो याद रखना, फ्यूज वायर का मटेरियल Pb+SN, रांडा बोलते हैं इसको, कई बार हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं, रांडे के नाम से जानते हैं। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो कह देना ये हमारा एक तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाला होता है, इसका लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और याद रखना इसका हाई क्या होता है? तो कह देना मेरे भाई हाई रेजिस्टेंस होता है। सोल्डर हमेशा लगाया कैसा जाता है, या फ्यूज हमेशा लगाया कैसे जाता है? तो फ्यूज हमेशा सीरीज क्रम में लगाया जाता है, सीढ़ी क्रम में लगाया जाता है, सीढ़ी में। बच्चों फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? तो जो तुम्हारे घरेलू फ्यूज वायर होते हैं, तो घरेलू फ्यूज वायर की रेटिंग 0 से लेकर 10 एम्पियर के बीच में होती है। एम्पियर में होती है इसकी रेटिंग, 0 से 10 एम्पियर, या 5 एम्पियर, 5 से 10 इसी के आसपास चलता है।
लेकिन 100 500 इतना फ्यूज वायर कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा फ्यूज वायर किस सिद्धांत पे काम करता है? बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई सिद्धांत पूछे इसका प्रिंसिपल क्या है तो कह देना इसका सिद्धांत होता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है ये हमारे कह सकते हो फ्यूज वायर का सिद्धांत है। बच्चों फ्यूज वायर का मॉडिफाइड रूप किसने ले लिया? तो कह देना इसका जो मॉडिफाइड रूप है वो ले लिया है तुम्हारे एमसीबी में। एमसीबी सुना है नहीं सुना? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बहुत इंपॉर्टेंट इसका पूरा नाम, पिछली बार पूछा भी गया था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कह देना एमसीबी काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो फ्यूज वायर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, एमसीबी धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो आ जाइए, चलो क्या बात है, बिल्कुल। एमसीबी का पूरा नाम याद रहेगा ना? क्या नाम बताया? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट आइए, वोल्ट मीटर में ऐसा होता है कि ये सर्किट में नगण्य धारा ले ले। क्या बात है बच्चों, आपको पता है वोल्ट मीटर बनता कैसे? जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मैं ये चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर भी बन जाए, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर भी बन जाए। तो कैसे बनता है बच्चों? अगर गैल्वेनोमीटर के, ध्यान से सुनो, गैल्वेनोमीटर के समांतर में लो रेजिस्टेंस लगा दोगे, पैरेलल में क्या लगा दोगे? लो रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना, पैरेलल में जब हम लोग लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं तब बताइए ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है तुम्हारा एमीटर। पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देने से एमीटर बनता है। और बच्चों अमीटर जो बनता है उसका आइडियल कोई रेजिस्टेंस पूछे क्या होता है तो कह देना अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 होता है। अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है। लेकिन हमें गैल्वेनोमीटर बनाना है, मतलब वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए पता क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। बैटरी चेंज करो, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बताइए क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है बच्चों। और वोल्ट मीटर में ध्यान रखना जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना? तो वोल्ट मीटर में ऐसा क्या होता है कि यह सर्किट से नगण्य धारा लेता है, इसलिए धारा नगण्य लेता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर एकदम सही है, ठीक है? क्या बात है, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। तो दोनों चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। वो देखो ऐसो। नेक्स्ट आइए, अगला 9 नंबर, 350 है नहीं, देखो अगला पढ़िए। क्या बात है, वेरी गुड, पढ़िए। इनमें से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में भरने के लिए प्रयोग की जाती है? ये वाला सवाल ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। कौन सी ऐसी गैस है जो विद्युत बल्ब में भरती है? तो याद रखना, अगर तुमसे कोई विद्युत बल्ब के बारे में बहुत सारी कहानियां कोई पूछे, जैसे कि मैं ही पूछ लूं कि भाई बताओ विद्युत बल्ब के बारे में क्या क्या जानते हो, तो कहना विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बताइए किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बच्चों फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस या तो आर्गन हो सकती है या फिर हमारी नाइट्रोजन हो सकती है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन सिर्फ रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस होती है, इस बात को समझ रहे ना? नाइट्रोजन किस पर होती है? रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस होती है। ये जो फिलामेंट बनाया जाता है ये किस क्वालिटी का बनाया जाता है? तो कह देना इसका तो हाई एक मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और बच्चों इसके अलावा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। दोनों चीजें हमारी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तब हमारा फिलामेंट का चुनाव किया जाता है। बोलो याद रहेगा? तो आंसर बताइए किसके साथ जाने वाला है? सर आंसर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। दोनों नहीं होती, दोनों में से कोई एक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये लो बच्चों, इस तरह के सवाल रेलवे भर भर के पूछता है तुम्हारे एग्जामों में, है ना? और ये सवाल 2022 में आया हुआ सवाल है भाई साहब। इसमें ना एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बच्चों। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए। ये रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला है।
बट अगर यही फॉर्मूला तुमसे रजिस्टिविटी का पूछा जाता, रो का पूछा जाता, तो रो बराबर कोई फॉर्मूला पूछे तो आर इंटू ए बटे एल, दोनों को अपनी सुविधा के अनुसार हम कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, इस बात को याद कर लीजिए। चलो, यदि किसी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के 20 सवाल पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, 20 एक दो नहीं 20। यदि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L, रेजिस्टेंस R है, उसी पदार्थ का एक अन्य तार है जिसकी लंबाई 3 गुनी और एरिया दुगना है। बच्चों देखो, लंबाई तो तुमने कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, और एरिया को क्या कर दिया सर, एरिया को सर डबल कर दिया। तो बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो तुम्हें एक चीज तो देखो दिखाई दे रही होगी, क्या कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। दिखाई दे रहा है, लंबाई के समानुपाती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों अगर रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, तो लंबाई तो तुमने किया है सर 3 गुना और एरिया तो किया है सर दुगना। तो बताइए आंसर में क्या फर्क पड़ेगा सर, आंसर में 3/2 का फर्क पड़ेगा। तो जहां कहीं तुम्हें 3/2 नजर आ रहा है, चुपचाप उत्तर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो जल्दी से, ताकि हम लोग 500 का आंकड़ा भी छू ले। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। 11वें क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था आवर्धन क्षमता का, मुझे लगता है सारे बच्चों ने देखा हुआ है। थोड़ा एक बार मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो वो आवर्धन क्षमता का वीडियो आपको कैसा लगा था, है ना। लिटिल में कौन विद्युत के कुचालक है बच्चों, नॉन कंडक्टर बोला जा रहा है। अब देखो, नॉन कंडक्टर में ए बी सी 3 ऑप्शन दिए है और बोला है कौन विद्युत का कुचालक है। यार ये बताओ धातु कैसी होती है, तो कह दे रहा धातु, सर धातु तो विद्युत की सुचालक होती है। अगर धातु विद्युत की सुचालक है, कंडक्टर है, तो मेरे भाई ए बी तो उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में धातु है, दोनों में धातु है। इसका मतलब आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही होगा, माइका और क्वार्ट्ज। आपको पता है कि माइका विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है माइका के बारे में। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बार। अब ये वाले सवाल में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा भाई वाले वीडियो में। क्या बात है, उसी तरीके से आज भी आपको एक क्लास मिलेगी 9:30 बजे, आप सब लोग देख लीजिएगा उसको, है ना। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ज्यादा चमकने वाला बल्ब कौन सा होगा, इस पर हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कायदे के साथ। बच्चों आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास ये 3 बल्ब है, एक 40 वाट का है, एक 60 वाट का है, और मेरे भाई एक 100 वाट का है। बच्चों अगर आपने इसको सीरीज में जोड़ा है तो बताइए कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने समांतर में जोड़ा है तो बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलो बता दिया जाए, इसका एक आसान सा तरीका है बच्चों, सुनो। तो अगर 40, 60, 100 वाट ये 3 बल्ब है, और जिनको आपने एक बार सीरीज में जोड़ा एक बार समांतर में, तो कौन ज्यादा चमकेगा। तो याद रखना, समांतर में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा चमकता है, यानी समांतर में 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सीरीज में आता तो सीरीज में वो बल्ब ज्यादा चमकता है जिसकी पावर कम होती है। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर। फॉर्मूले वामले की वजह से वो नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा जिसकी पावर ज्यादा है समांतर में जोड़ोगे तो जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा, और सीरीज में जोड़ोगे तो जिसकी पावर कम है वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो कैसे जोड़ा ये देखिए, लाइन लिखी हुई है, समांतर में जोड़ा है, तो समांतर में जोड़ा है, इसका मतलब 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। और भैया 100 वाट वाला बल्ब कौन सा है सर, 100 वाट वाला बल्ब ऑप्शन नंबर बी है, देख लो। अरे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। पढ़िए बच्चों, ये वाला सवाल बहुत सही है। मैं आपको बताऊं, अब आपके एग्जामों में लेवल हमेशा बढ़ चुका है। जैसे कि चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सवाल वही लिखा है, अगर 2 असमान बिंदु आवेशों पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाएं से दाएं है,
जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा सर बाएं से दाएं है, ये देखिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा मैंने कहां से कहां बनाई सर, बाएं से दाएं बनाई। ये क्या है सर, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां से कहां है, बाएं से दाएं है। तो बताइए जरा बाएं पर कौन सा आवेश होगा, दाएं पर कौन सा आवेश होगा। इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं निकलती कैसे हैं। तो याद रखना, जैसे भी मान लीजिए मेरे पास ये धनावेश है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं। धनावेश से कहां निकलती है, बाहर। और जैसे कि मान लीजिए मेरा ऋणावेश है, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा ध्यान रखना ऋणावेश की ओर अंदर की ओर आती है, ऋणावेश की ओर अंदर की ओर आती है। ये हमारी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। साउंड कम आ रहा है? नहीं भाई, साउंड सही आ रहा है। चलो तो आप बताओ जरा, अगर ये बाएं से दाएं जा रही है, तो बाएं से दाएं जा रही है, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो देखो धनावेश से निकल के ऋणावेश की ओर जा रही है, और यहां नेगेटिव चार्ज होगा। दैट्स इट, खेल खत्म, ठीक है। बताओ, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, लेफ्ट में होगा, नेगेटिव चार्ज राइट में होगा, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में होगा, नेगेटिव चार्ज राइट में होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट ये लीजिए, सर साइंस इतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा, प्लीज बताइए। निखिल, इसके अलावा मैं आपको एक प्लेलिस्ट दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख डालिएगा। मेरी जो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है ना, उसके सारे वीडियो देख डालिएगा, उसके बाद आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ये बताइए बच्चों, ये वाला सवाल भी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है। 1000 वाट का हीटर है और आगे बोला है 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 6 रुपए की इकाई लागत है, तो सितंबर के महीने में बताइए कुल कितना बिजली का भुगतान होगा। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि सितंबर के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं, है ना। बच्चों एक बात बताओ, पहले यहां पर आप मुझे ये बताओ जरा, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट निकालता हूं, क्या निकालता हूं, नंबर ऑफ यूनिट निकालता हूं, तो आप सीधा सीधा बोलिए 8000 वॉट है, 5 घंटे डेली चलाते हैं, है ना, 5 घंटे डेली चलाते हैं। और बच्चों यहां सितंबर का महीना आ गया, तो जून जुलाई और अगस्त में 31 अगस्त के बाद सितंबर में मेरे भाई 30 दिन होते हैं, और डिवाइड बाई तुम्हें कितना करना पड़ेगा, 8000 करना पड़ेगा। यहां से सबसे पहले तुम मेरे भाई नंबर ऑफ यूनिट निकालोगे, निकल आया बताइए। तो अगर आप यहां से नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे तो बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट हो जाएंगे, 150 यूनिट आ गया। लेकिन अगर तुम्हें बिल निकालना, बिल टोटल भुगतान कितना होगा, तो 6 रुपए के हिसाब से 150 यूनिट का बताइए कितना बिल होगा, 15 छक्का 90, यानी 900 रुपए का भुगतान आपको करना होगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में बता रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, लास्ट में बताऊंगा, पूरी प्ले लिस्ट में लेके आ जाऊं। चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लो 15 नंबर, क्या बात है। एक बार थोड़ा सब लोग सेशन को और शेयर करो भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से पहले एक बार शेयर कर दे, ताकि हम लोग 500 प्लस भी पहुंच जाए। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दे। राम नाम, सूरज, प्रिंस, ओझा, प्रदीप, पवन, मां शारदा अपकमिंग, क्या बात है, सारे के सारे बच्चे, क्या बात है, वेरी गुड। बच्चों ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल भी तुम्हारे एग्जामों में पूछा गया है। समान लंबाई समान मोटाई के 3 तार, सर लंबाई और मोटाई समान है, देख लो लंबाई और मोटाई समान है, और इन्होंने प्रतिरोध का अनुपात दे दिया और प्रतिरोधक का पूछा जा रहा है। यार देखो जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितने दिए, 1 दिया है, 1 के बाद 0.5 ओम दिया है, ये देखो, और वहां कितना है सर, वहां पर है 0.25 ओम, देखो। तो अच्छा एक बात बताओ सर, ये रेजिस्टेंस है और रजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R × A/L, और मेरे दोस्त लंबाई और एरिया को इन्होंने सेम कर दिया, यानी जो भी रजिस्टिविटी हो रही वो रेजिस्टेंस के अनुपात में हो रही। इसका मतलब आप ये अनुपात निकाल लो, खेल खत्म। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए ना बच्चों। 0.5 का मतलब होता है 8/2, क्या होता है 8/2। इसका मतलब क्या होता है 8/4, यानी रेशियो तुम्हारा बनेगा 1:8/2:8/4। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2:8, यही तुम्हारा रेजिस्टेंस है और यही तुम्हारा रेजिस्टिविटी होगा, 4, 2, 8, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो कह रहे इक्वल होगा, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो हैं, मतलब इस तरह का काम मत कीजिए मेरे भाई। चलो ये वाले सवाल भैया
मैंने कहा ना, इस तरह के सवाल रेलवे भर भर के पूछता है, इस बात को ध्यान रखना। इस तरह के सवाल अनुपात में रेलवे हमेशा भर भर के पूछता है। बच्चों, दो तार ए और बी जिनकी मोटाई कुछ है लेकिन लंबाई एल और 4L है, RAI है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात इतना बोला जा रहा है, तो ए और बी के प्रतिरोधकता का अनुपात बोला है कि प्रतिरोधकता का अनुपात क्या है। लेकिन सबसे पहले ये चेक कीजिए कि तार अलग अलग है कि समान है, तो साफ साफ देखिए दो तार है। अब किसका किसका अनुपात दिया है बच्चों, दो तार में रेजिस्टेंस का अनुपात 0.5 और 2 है। देख लो लंबाई का अनुपात क्या है सर, लंबाई का अनुपात L और 4L है, लंबाई का अनुपात L और 4L है। अब इन्होंने रजिस्टिविटी का अनुपात पूछ लिया है, रो का रेशियो पूछ लिया है, क्या नहीं बन पाएगा? बन जाएगा सर, नहीं बन पाएगा बताइए, क्या बात है, कैसे लगेगा? पहले आप इसको सही करिए। 0.5 को 8/2 कर सकते हैं, और जब 8/2 करके रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 8/4, ये रेशियो भी तुम्हारा 8/4 आ गया, ये देखो। और रजिस्टिविटी का रेशियो पूछा जा रहा है कि बताइए रजिस्टिविटी का रेशियो क्या है। तो मेरे दोस्त फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर फॉर्मूला होता है R × A/L, ये फॉर्मूला होता है, बोलिए होता है ना। तो रजिस्टिविटी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर R आया नीचे L आया, ऊपर R आया नीचे L आया, देख लो ऊपर R नीचे L, इसका मतलब ऊपर R का अनुपात लिखना है, यानी ऊपर 8/4 लिखना है, और नीचे तुम्हारा क्या लिखना है, नीचे भी तुम्हारा 8/4 लिखना है। ये लीजिए, जब आप इसको देखिए तो कहीं ना कहीं 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला उत्तर एकदम सही, ठीक है। हाँ, अगर ये सेम मटेरियल का लिखा होता, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए हम सेम मानेंगे नहीं। उन्होंने साफ साफ लिखा था दो तार, इसलिए मुझे पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ी। अगर वहां पहले से लिखा होता सेम मटेरियल, तो मेरे दोस्त हम लोग पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व ही नहीं करते, है कि नहीं। नेक्स्ट आइए, ये वाला सवाल देखिए बच्चों, ये वाला सवाल हमारा ग्रुप डी परीक्षा 2022 में मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि धारा को दुगना कर दिया जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो बताइए प्रतिरोध क्या होगा। सर यहां पर लिखा है साफ साफ धारा को डबल कर दिया है, और विभवांतर को बताइए क्या किया है सर, विभवांतर को आधा किया है, ऐसे किया। मतलब धारा और वोल्टेज में अलग अलग परिवर्तन है, देख लीजिए। जब अलग अलग परिवर्तन आ जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, रेजिस्टेंस R बराबर बताइए क्या होता है, V/I। चलो चेक करते हैं किसको क्या किया गया। देखिए ना, वोल्टेज को आधा किया है, चलो वोल्टेज को आधा कर दो, धारा को डबल किया है, डबल कर दो। तो आप बताइए रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आ रहा है सर, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 8/4 हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 8/4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी वाला आंसर एकदम सही आंसर होगा, रेजिस्टेंस बिकम 1/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लो पूरे 40 सवाल हैं, क्या बात है, हम लोग 18 सवाल तक पहुंच चुके हैं, है ना। वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर भी कर दे फटाफट। अब देखो मैंने कहा ना, रेलवे ना एक ही पेपर में अलग अलग टाइप के सवाल पूछता है, जैसे कि ये वाला सवाल भी उसी के जैसा है, बस रेशियो थोड़ा अलग है। इस बार देखो लंबाई का रेशियो क्या दे दिया, और बच्चों यहां से रेजिस्टेंस का रेशियो देखिए क्या दे दिया, मोटाई तुम्हारी समान दे दी है, और किसका अनुपात पूछ रहा है, प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है। मैं आप पर यह वाला सवाल छोड़ता हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो भी रजिस्टिविटी होगी उसमें ध्यान रखना हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है सर, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है। रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ऊपर हमारा रेजिस्टेंस होता है, ऊपर तुम्हारा एरिया होता है, नीचे लंबाई होती है। लेकिन चूंकि मोटाई समान है, मोटाई समान है तो हमें एरिया लेने की जरूरत नहीं है, हमें एरिया लेने की जरूरत नहीं है। आगे आंसर सारे बच्चे एक बार बताओ, सबका लग गया। चलो रेजिस्टेंस का अनुपात यहां से बना लो सर, रेजिस्टेंस का अनुपात ये 2.5 का मतलब 5/2, और 5/2 तो सही करोगे तो 2:5। लंबाई का अनुपात सर, लंबाई का अनुपात 8:5। डिवाइड ही तो कराना है, तो मेरे भाई जैसे ही आप इनका डिवाइड कराओगे तो बताइए ऊपर वैल्यू किसकी हो जाएगी सर, ऊपर 2/8 हो जाएगा, और यहां पर हमारा 5/5 हो जाएगा। और आप जल्दी से बताओ इसका आंसर किसके साथ जाएगा, 2/1 के साथ। डिवाइड करा दिया हमने,
तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर एकदम सही आंसर जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। क्या बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये लीजिए। हाँ भाई साहब, ये वाला सवाल भी काफी अच्छा पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए ना भाई साहब। आप लोग सोच रहे हो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत आते हैं, लेकिन आते कैसे है? कह देना आते एकदम छोटे छोटे। आते कैसे? एकदम छोटे छोटे आते। क्या होता है, एक घर में 150 वाट रेट का एक टीवी 4 घंटे चलता है और 1500 वाट का हीटर 25 मिनट चलता है। टीवी सेट और इलेक्ट्रिक हीटर की दिन की खपत बतानी है और वो भी वाट आवर बतानी है, अलग अलग बतानी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले टीवी देखिए क्या है। तो कह देना जो टीवी है ना, टीवी वो 150 वाट का है, डेली चलता है 4 घंटे के हिसाब से। डेली कितना चलता है सर? डेली हमारा 4 घंटे चलता है, तो 15 चौको 60 यानी 600 वाट आवर ये टीवी के लिए आ गया। 600 वाट आवर, चलो आ जा रहा। लेकिन अगर हमें किसके लिए निकालना है सर? हमें हीटर के लिए चाहिए बच्चों। तो हीटर कितने वाट का है सर? हीटर हमारा 1500 वाट का है, ये लिखिए। लेकिन चलता 25 मिनट है, सिर्फ 25 मिनट। तो मेरे दोस्त 25 मिनट को तुम्हें घंटा बनाना पड़ेगा, यानी 25/60 करना पड़ेगा। जैसे आप 25/60 करोगे, यहां से पूरा डेटा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 80 से 80 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही 6 से कैंसिल करेगा कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 × 25 कितना होता है सर? 25 × 25 625 होता है। तो दोनों की अलग अलग आपने बता दिया कि कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, है ना। तो 600 और 625, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही। नेक्स्ट है आगे, ये लो रेशियो। फिर से भैया रेशियो वाला सवाल है, लेकिन इस बार ना एक छोटी सी कहानी इन्होंने और दे दी। आशुतोष का सवाल आ गया है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई, जल्दी से हम लोग 500 का आंकड़ा भी देख ले। फटाफट एक बार सेशन को और शेयर कर दीजिए। आशुतोष ने 2 ओमिक कंडक्टर के लिए वोल्टेज बनाम करंट, वोल्टेज बनाम करंट का मतलब ये होगा कि वोल्टेज हमारा यहां हो रहा है वाई एक्सिस में और करंट हमारी एक्स एक्सिस में। इसका बीच जो स्लोप खींचा जाता है, हरा ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो कह देना V और I के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? रेजिस्टेंस। ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से, और नहीं पता तो सवाल थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर आगे लिखा इन दोनों कंडक्टर की ढलान। ढलान का मतलब स्लोप। स्लोप देखो कितनी है सर? स्लोप हमारी 10 और 50 कह दिया, ये स्लोप हो रही 10 और 50। 20 वोल्ट की बैटरी से 2 ओमिक तारों को अलग अलग जोड़ा जाता है। तो बताइए प्रवाहित करंट का अनुपात क्या हो रहा है? धारा का अनुपात पूछ रहा है सर। लग जाएगा, बहुत आराम से लग जाएगा। वोल्टेज दोनों में समान है 20 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, जो भी हमारी धारा आई होती है उसका फॉर्मूला होता है V/R, या ऐसा बोल सकते हैं धारा आई रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो आप यहां से रेजिस्टेंस का अनुपात बस निकाल लो बच्चों। रेजिस्टेंस का अनुपात 8:5 होगा, तो बताइए धारा का अनुपात कितना होगा? उल्टा कर दीजिए, 5:8। 5:8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट, ये लो। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि एक बच्चा निकाल रहा था, निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा सवाल को सॉल्व कीजिए ना भैया, क्योंकि दोनों में वोल्टेज समान है। तो जरूरी थोड़ी ना कि आप धारा निकालें, आप बिना धारा निकाल के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। बच्चों सवाल लिखा है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम। 5 कंडक्टर है और इन पांचों कंडक्टर को बताइए अधिकतम और न्यूनतम रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखो अधिकतम रेजिस्टेंस तो सीरीज में जोड़ने पे मिलता है, ये बात पता है ना सबको। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलेगा जब ये तीनों सीरीज में होंगे, ये चारों सीरीज में होंगे। अब वो 4 कौन कौन से? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अच्छा 5 है, 12 भी है। 12 भी है भैया, जरा जोड़ दीजिए। तो 12 6 18, 18 2 20 और 20 7 27। इसका मतलब 27 ओम हमारा मैक्सिमम होगा। लेकिन अभी आंसर मिलेगा नहीं, हमें मिनिमम रेजिस्टेंस भी निकालना है बच्चों। और मिनिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब ये सारे रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हों? पैरेलल में। अब मैं पैरेलल का एक तरीका बताता हूं आपको। कई सारे लोग पैरेलल को 1/R1 + 1/R2 ऐसे जोड़ते हैं, उससे क्या होता है? सवाल लंबा हो जाता है। पैरेलल को निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि ये जो रेजिस्टेंस लिखे हैं आप इन तीनों का, इन पांचों का एलसीएम ले लो। बच्चों आप गौर से देखिए, तो 2 3 4 6 12, इनका एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। जो एलसीएम आ जाए वो ऊपर लिख दीजिए।
2 छठ 12, 3 चौटो 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12, 12 एटम 12, बस ये इसका मिनिमम रेजिस्टेंस यानी समांतर में हो जाएगा। 6 4 10, 3 13, 2 15, 8 16 यानी 12/16। आप बताओ 12/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 और 3/4 मतलब 0.75। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़े। तो आंसर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा सर, आंसर 27 और 0.75 के साथ। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है ये लो 22वां नंबर, ट्राई कीजिए, पढ़िए। यदि विद्युत परिपथ में शक्ति और वोल्टेज और प्रतिरोध पीवी के बीच वो बनाया जाए, फॉर्मूला बनाया जाए, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है? बच्चों आपको सिर्फ इसमें इतना बताना है 22वें नंबर सवाल में कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो यार देखो, पावर के फॉर्मूले 3 याद कर लो। एक तो वोल्टेज इंटू करंट होता है, दूसरा हमारा आई स्क्वायर इंटू आर होता है, और पावर का ध्यान रखना, तीसरा फॉर्मूला बताइए क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये ध्यान रखना, हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं और इन्हीं 3 फॉर्मूले से पावर के क्वेश्चन सॉल्व भी किए जाते हैं। तो आप बताओ इनमें से कौन वाला उत्तर सही है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला आंसर एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट ये लो, है ना। अब ये वाला सवाल भी रेशियो वाला है। रेशियो वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं यार। सबसे पहले लास्ट में देखिए, धाराओं का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो सवाल क्या है, समान पदार्थ है। बच्चों पदार्थ समान हो गया तो रजिस्टिविटी सेम, है ना। समान पदार्थ से बने 2 तारों के अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल, एरिया का अनुपात दे दिया 8:10, क्षेत्रफल का अनुपात ये, उनकी लंबाई का अनुपात दे दिया 2:5, लंबाई का अनुपात दे दिया 2:5। 10 वोल्ट की बैटरी से अलग अलग दोनों तारों को जोड़ा जाता है, तो बताइए धारा का अनुपात क्या होगा? आप लोगों को मेरे दोस्त धारा आई का अनुपात चाहिए, धारा का रेशियो चाहिए, करंट का रेशियो क्या होना चाहिए? लग जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को भी 2 मिनट का समय देता हूं। मुझे देखना यह है कि अगर ये 3 डेटा देकर तुमसे धारा का रेशियो पूछा जा रहा है तो क्या आप बता पाते हो? नहीं बता पाते? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जल्दी से रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। फिर आप सब लोगों को पता है कि जो भी धारा होती है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट में होती है, और जब रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाए तो धारा का रेशियो आ जाएगा। आर्या क्या बात है, सारे के सारे बच्चे बी कह रहे हैं, चेक कर ले एक बार। है बच्चों ये बताओ, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ऊपर लंबाई आता है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ऊपर लंबाई आता है, नीचे एरिया आता है। यानी ऊपर लंबाई रखिए 2:5 रखिए, और नीचे एरिया रखिए 8:10 रखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को कोई दिक्कत होगी इसमें। अब आप बताओ जरा इसमें क्या करना चाहिए? सर इसे जरा अगर सही करे तो कहीं ना कहीं ये 4:8 है, 5/10, 8/2। अगर रेजिस्टेंस 4:8 है तो धारा क्या हो जाएगी? सर धारा रेजिस्टेंस की उल्टी हो जाएगी, 8:4 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, काफी सारे लोगों का सही था, मतलब शायद ही किसी बच्चे ने इस सवाल को गलत किया हो। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, बताइए। आंसर दीजिए, है ना। अच्छा सवाल है, यह भी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है। 24 बोला जा रहा है कि किसी नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज और ओपन सर्किट में करंट। पहले मैं ओपन सर्किट में करंट बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है ना, और इसके बाद यहां से एक सर्किट ओपन है ऐसे, और आगे यहां पर एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। बच्चों यहां पर मैंने आपको ओपन सर्किट बनाया है। आप बताओ अगर मैं आपसे ओपन सर्किट में धारा पूछूं कितनी बताओगे? बोलो भाई। भाई दोनों का आंसर एक ही है। शॉर्ट सर्किट में तुम्हें वोल्टेज बताना है और ओपन सर्किट में धारा बतानी है, लेकिन आंसर दोनों के एक ही है। समझो बात को, तो इसका मतलब एक ही उत्तर सही होगा। आप या तो ये वाला आंसर बता दो और या फिर आप ये वाला आंसर बता दो। भाई दोनों का लिए आंसर हमारा कैसा होगा? सेम होगा। तो ओपन सर्किट में धारा क्या होती है? तो कह देना ओपन सर्किट में मेरे भाई धारा 0 होती है। ओपन सर्किट में धारा बताइए कैसी होती है? 0 होती है। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब आप 0 लगा दीजिए। और शॉर्ट सर्किट में भी ध्यान रखना मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट में भी धारा क्या, वोल्टेज क्या होता है? 0। सुनो, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कैसे 0 होता है? देखो शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी हुई,
है। और इसके बाद जो है ना यहां से रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, और बच्चों यहां से हमने एक ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से, तो आपकी सारी की सारी जो धारा यहां से निकलेगी, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो जितनी भी तुम्हारी यहां से धारा जाएगी वो सारी धारा जो है ये नीचे वाले हिस्से से चली जाएगी, सर नीचे वाले हिस्से से चली जाएगी। यही हमारा शॉर्ट सर्किट है, जहां पर कोई रेजिस्टेंस ना मिले वो हमारा शॉर्ट सर्किट है। तो याद रखना, शॉर्ट सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उस जगह का वो जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसीलिए हमारा वोल्टेज भी जीरो हो जाता है, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। समझे नहीं समझे? ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तुम लोगों को, इसलिए ना एक बार अच्छे से समझ लेना। मैं अभी बता दूंगा कि कैसे समझना है क्या नहीं समझना। अभी लास्ट में रुकिए, मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बता दूंगा, उस प्लेलिस्ट में हर तरह के वीडियो का वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है। वन शॉट मतलब एक ही बार में पूरा खत्म। बताओ केवीएल किस पर काम करता है? पहले आपको केवीएल और केसीएल का पूरा नाम पता होना चाहिए। बच्चों केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। ये किरचॉफ करंट लॉ है। किरचॉफ करंट लॉ हमारा किरचॉफ का पहला नियम होता है, और ये किस पर काम करता है? तो कह देना ये हमारे आवेश संरक्षण पे काम करता है, आवेश, किरचॉफ करंट लॉ। लेकिन जो केवीएल होता है बच्चों, केवीएल ना ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। और दूसरा नियम बताइए किस पर काम करता है? ऊर्जा पर काम करता है। ओके, एक चीज और बताऊंगा, किरचॉफ का जो करंट का नियम होता है वो किसी संधि के लिए लगाया जाता है, जंक्शन बिंदु के लिए, और केवीएल जो लगाया जाता है वो किसी बंद पोस्ट के लिए लगाया जाता है। बंद पोस्ट का मतलब कोई बंद हमारा अगर स्ट्रक्चर है उसके लिए लगाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर बताओ किसके साथ जाएगा? केवीएल पूछा जा रहा है ना, तो केवीएल हमारा एनर्जी कंजर्वेशन में जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही उत्तर है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट है अगला, ये लो 26। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दो फटाफट ना। अभी भी हम लोग 500 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से पहले एक बार सेशन को और शेयर कर दो, ताकि ये संख्या फटाफट जो है 500 के पार जाती गिर जाए। बताइए फटाफट पढ़िए और जल्दी बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जा रहा है? हाँ, क्लोज सर्किट भी कह सकते। विद्युत फ्लक्स और इसका घनत्व आपको बताना है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। बच्चों याद रखना, जहां जहां तुम्हारे फ्लक्स नजर आए, फ्लक्स चाहे वो विद्युत हो या फिर चुंबकीय हो, हमेशा ध्यान रखना वो हमारी एक तरह की अदिश राशि होती है। लेकिन अगर क्षेत्र लिखा हुआ मिले, क्या क्षेत्र लिखा हुआ मिले या फिर उसका घनत्व लिखा हुआ मिले, ये दोनों एक ही चीज होती है। और बताइए दोनों हमारी कैसी राशि होती है? सर ये दोनों सदिश राशि है। ठीक है, फ्लक्स अदिश रहे, जैसे चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? B इंटू ए, और याद करो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट कराने से हमेशा कैसी राशि मिलती है? तो कह देना मेरे दोस्त, डॉट प्रोडक्ट कराने से हमेशा कैसी राशि मिलती है? अदिश राशि मिलती है, अदिश। ओके, याद रहेगा। तो फ्लक्स कैसी राशि है? सर फ्लक्स हमारी अदिश राशि है, और जबकि वेक्टर हमारी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व हमारी वेक्टर राशि है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, ये लो 27वां। हाँ, शॉर्ट सर्किट का इसमें आपको ढंढोर अंदाजा लग जाएगा, धुआंधार इसमें अंदाजा लग जाएगा। चलिए एक बार जरा ट्राई करके देखिए, मैं उस बच्चे का नाम भी बताऊंगा, है ना। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज इनफाइनाइट होगा या जीरो। आकाश इतना तेजी कमेंट ऊपर बढ़ गया कि मैं थोड़ा पढ़ पाया, निकल लिया, कोई बात नहीं। एक और सवाल आपके सामने है, जरा इसको ट्राई करके देखिए। ये सवाल भी हमारे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन है। बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ देना? क्या बात है बच्चों, सवाल लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है। परिपथ में आपको धारा बतानी है। अब देखो सब कुछ सही है, लेकिन जगह जगह पे खाली जगह है, जगह जगह पे भरा है। तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि जो धारा होती है ना, वो हमेशा वो रास्ते को चुनती है जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है मेरे दोस्त, मिनिमम रेजिस्टेंस। अच्छा, मिनिमम रेजिस्टेंस कहां मिलेगा? सोच के देखिए कि मिनिमम रेजिस्टेंस हमारा कहां मिलेगा। तो आप ये देखो, यहां से अगर कोई धारा ऐसे जा रही है, मान लो बैटरी से धारा निकली, तो जब मेरे भाई बैटरी से धारा निकलेगी, वो धारा इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे।
अब इसको मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनना है। अब आप सोचो मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता कौन सा होगा? सर मिनिमम रेजिस्टेंस वाला रास्ता वो होगा जो यहां से जाएगा, फिर इसके बाद ये 6 ओम से जाएगा, ये 6 ओम से जाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा। ये इसका रास्ता मिनिमम रेजिस्टेंस का रास्ता है। देखो समझना पड़ेगा भैया। हाँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऊपर से मिनिमम कैसे हो जाएगा? यहां से जाएगा तो कैसे मिनिमम हो जाएगा? नहीं मिनिमम हो पाएगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के रास्ते को आपको चुनना होगा। तो जैसे आपने मिनिमम रेजिस्टेंस के रास्ते को चुना तो देखो जो हमारी धारा है उसे 3 ओम का रेजिस्टेंस मिला और उसी रास्ते में देखिए उसको 6 ओम का भी मिला। तो जब आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालोगे ना तो 3 और 6 मिला के बताइए कितना हो जाएगा? 9 ओम। 9 ओम का हमारा नेट रेजिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है। और बच्चों 9 ओम का नेट रेजिस्टेंस है तो बताइए धारा कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट की बैटरी, 9 ओम का रेजिस्टेंस, तो बताइए जो भी हमारी धारा होगी वो 10/9 एम्पियर के साथ जाएगा उत्तर। 10/9 एम्पियर के साथ जाने वाला है। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 10/9 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। बताओ जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो गई? एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, है ना, ऐसे मजा नहीं आया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 20 वोल्ट की बैटरी। फिर मैंने आपको यहां पर जो है ना 8 रेजिस्टेंस यहां पर दिया 4 ओम का, 8 रेजिस्टेंस यहां पर दिया, यहां पर रेजिस्टेंस मैंने दिया 4 ओम का, 8 रेजिस्टेंस मैंने ऐसे जोड़ दिया इस तरह से ऐसे, और यहां पर मैंने दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। चलो अब आप सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि यहां से निकलने वाली धारा का मान कितना होना चाहिए? बताइए। जिसने आंसर दिया मैं समझ जाऊंगा कि आपने एकदम सही है। दोनों 6 ओम से जाएगा ना? नहीं जाएगा। अरे दोनों 6 ओम से ऐसे गुजारोगे तो रास्ते में 6 और 6 12, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? चलो बताओ इसमें जरा आंसर बताइए, इसमें बहने वाली धारा कितनी होनी चाहिए? अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अरे क्या बात है, लेकिन आप लोग सीख गए यार, काफी जल्दी सीख गए, काफी जल्दी सीख गए। ओके बच्चों ये बताओ यहां से अगर धारा निकालनी है तो यहां से ऐसे धारा जाएगी, जब यहां जाएगी ना तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, सीधा सीधा तार हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है, तो सारी धारा इस रास्ते से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ये 4 ओम, ये वाले 4 ओम में कोई धारा नहीं जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बताओ तो आंसर किसके साथ जाएगा? सर इसका आंसर जाएगा 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो बताइए धारा किसके साथ जाएगी? सर यहां पर धारा हमारी 10 एम्पियर के साथ होगी। ठीक है, मतलब ये एक जस्ट मात्र एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया। सर आप पहचान में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ठीक है चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चलो 28 नंबर बताइए। हाँ ये सवाल बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हम लोग देखो 40 क्वेश्चन में से अब कहां तक पहुंच चुके हैं? सर पहुंच चुके हैं 28 नंबर तक। बच्चों बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर। मतलब कई सारी बातें लिखी है, मुझे ये बताना है। देखो रेजिस्टेंस ना लंबाई के समानुपाती होता है, रेजिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेजिस्टेंस उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, गलत है। रेडियस से देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। फिर आगे बोला है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत, ये भी गलत है सर। लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, ये बात एकदम सही है। देख लो पदार्थ का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, गलत, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो ऐसे ना कई सारे स्टेटमेंट देकर भी आपसे पूछा जाता है कि सवाल कैसे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है ना। 29 नंबर बताइए, आंसर दीजिए। बच्चों बोला है ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है,
ये ग्रुप डी परीक्षा 2022 में से आए हुए सवाल है। और इसकी पीडीएफ कहां मिलनी है, वो अगर ये शॉर्ट सर्किट ना होता तो क्या होता, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो पूरा सॉल्व होता, मतलब वो डिटेल फिर आपकी नहीं आएगी। व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है, कई बार बैलेंसिंग व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, कई बार अनबैलेंस होता है, उतना ज्यादा टफ आपके लेवल में नहीं आएगा। आयतन में बिना कोई परिवर्तन किए एक धातु के बेलनाकार तार की लंबाई 25% बढ़ जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। आयतन में बिना परिवर्तन किए, सुनो ध्यान से, जब भी कभी सवाल ये बोले कि हमारा आयतन कांस्टेंट है, तो याद रखना जब जब तुम्हारा आयतन कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एल स्क्वायर के समानुपाती होता है। लेकिन अगर यही एरिया को कांस्टेंट बोल दिया जाए तो याद रखना एरिया को कांस्टेंट बोला जाता है तो रेजिस्टेंस हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है बिना आयतन में परिवर्तन किए एक धातु के तार की लंबाई 25% बढ़ जाती है, तो बताइए प्रतिरोध कितना बढ़ेगा। तो आयतन में अगर परिवर्तन नहीं किया है तो तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लंबाई के एल स्क्वायर के समानुपाती। और जब जब स्क्वायर में आता है तो वहां फिर हम लोग ए बी वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मैथ में पढ़ते हो ना आप लोग। तो बताइए बेलनाकार तार की लंबाई 25% क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बोलो। तो बताइए 25% बढ़ाई जा रही है, तो प्लस 25, फिर इसके बाद प्लस 25 और प्लस 25 गुणे 25 और बटे बताइए कितना करना पड़ेगा 100। ये पूरा डेटा सॉल्व करके देखिए तो इसका आंसर 56.25% के साथ जाने वाला है, 56.25%, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। तो लंबाई को अगर आपने 25% बढ़ाया है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 56.25% बढ़ जाएगा। मतलब काफी इंपॉर्टेंट डेटा था ये भी। नेक्स्ट है अगला, ये लो, ये वाला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन, ये पिछली बार ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आपको पता होगा। एक बार पढ़िए स्टेटमेंट और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। बताओ 30 नंबर। अब ये वाले सवाल को जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने 3 4 5 स्टेटमेंट लिखे बैटरी चीज को, और पांचों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि इनमें से क्या उत्तर सही है। पढ़िए, ये सवाल पिछली बार ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बात है, बताओ आइसो चेक करो पहले। चलो, पहला है टंगस्टन और नाइट्रोम का बना होता है तंतु, एकदम सही है। टंगस्टन का बना दो या नाइट्रोम का बना दो, दोनों ही हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। फिर आगे बोला है तंतु को आवृत करने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है, ये वाली बात भी सही है। मतलब ए और बी हमारे सही हैं। अच्छा, जब दो बातें सही हो रही, ए और बी सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए वाला उत्तर जाएगा। चेक कीजिए, ठीक है बच्चों। बोला है तंतु के पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, गलत। प्रतिरोधकता किसी भी बल्ब की या बल्ब के फिलामेंट की ज्यादा होती है, कम नहीं होती। फिर से प्रतिरोधकता कम होती है, गलत हो गया। गलनांक उच्च होना चाहिए, ये बात एकदम सही है। फिलामेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा हाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर। नेक्स्ट अगला, ये लो 31। अच्छा सवाल है ये भी, बताइए। आगे पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आज बता दूंगा कि कौन सा होने वाला है। फिलहाल आज का हमारा चैप्टर तो यही था, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। बच्चों अगला सवाल है, यदि किसी परपथ में वोल्टेज का मान 10% बढ़ा दिया जाए, धारा का मान 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताना है कि बताओ शक्ति कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अच्छा सवाल है, ठीक है। देन एक बच्चा कह रहा है सर जी आज के पेपर में एक भी साइंस नहीं पूछा गया एमटीएस में। आंसू ढंडी, मैं पहली बात तो कितनी बार बोला है कि मैंने एमटीएस और एसएससी के लिए कभी साइंस आज तक पढ़ाई नहीं है। अगर आप मुझसे एमटीएस और एसएससी के लिए साइंस पढ़ रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। वोल्टेज पावर का फॉर्मूला होता है V × I। सर दोनों को आपने कितना कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया। अब देखो धारा को तुमने 10% बढ़ाया, यानी धारा को तुमने 10 से क्या कर दिया भाई, 10% का मतलब क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और 20/100 का मतलब होता है 1/5। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहां पर वोल्टेज आपने कितना दिया है, वोल्टेज 10% बढ़ाया यानी 10 से हमने 11 किया। धारा तुमने 20% बढ़ाया यानी धारा को हमने 5 से कितना कर दिया, 6। यही तो आप कहोगे ना।
बताइए भैया, पावर के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो v इंटू आई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 50, 50 से 11 छठा 66, तो 50 से 66 हो गया, तो 100 से कितना हो जाएगा सर? 66 का मतलब 132। अब आप बताओ कोई वैल्यू जब 100 में बढ़ती है तो कितना परसेंट बढ़ रही सर? परसेंट बढ़ रही 32%। चेक कीजिए कितना परसेंट? 32%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट है अगला, ये लो बच्चों, यहां पर दो स्टेटमेंट लिखे हैं और आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कौन से हमारे सही हैं। मतलब कई बार व्याख्या भी पूछ लेता है कि क्या व्याख्या सही है क्या नहीं। बोला है पहला कथन, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। यार ये बात एकदम सही है, बल्ब का फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बनता है, ये बात एकदम सही है, पूरी तरह सही है। टंगस्टन में गलनांक अन्य धातुओं से उच्च होता है। यार रीजन भी एकदम सही लिखा है, टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर काफी हाई होता है, और यही रीजन है ना। साक्षी कल या परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और सुबह 9 बजे बेसिक साइंस की, ठीक है। तो दोनों बातें देखो सही भी है और रीजन भी है, व्याख्या सही करता है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, एकदम सही है। नेक्स्ट है, ये लो 33 पढ़िए, ठीक है। अगला बोला है समांतर परपट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलो मैं एक बार बना लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर ये पैरेलल रेजिस्टेंस बनाया है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस है, इस तरीके से बनाया। मैं नाम भी दे देता हूं, मान लेते हैं कि यहां पर ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का है और 6 ओम का। मैंने इस तरीके से 3 हमारे पैरेलल रेजिस्टेंस बना दिए, और सवाल ये है कि आप बताइए इनमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है समांतर परवर्ती नेट करंट अलग अलग धाराओं से कम होती है, अलग अलग धाराओं से कम होती, गलत। नेट करंट तो जुड़ती है, नेट करंट अलग अलग धाराओं से ज्यादा होती है। भाई देखो, अगर यहां पर 8 एम्पीयर की धारा बह रही है, यहां पर 2 एम्पीयर की बह रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या ऊपर 2 एम्पीयर मान लो, नहीं तो बैलेंस नहीं हो रहा ना, हमें वोल्टेज भी तो बराबर करना है। ऊपर हमारा 6 एम्पीयर की मानी है, यहां 3 एम्पीयर की मानी है, और यहां 2 एम्पीयर की मानी है। अब एकदम सही है, तो भैया जो नेट धारा जाएगी वो इनसे सबसे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ये गलत है, ठीक है। अरे समांतर परपट के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनल में विभवांतर हमेशा असमान होता है, गलत। विभवांतर समान होता है समांतर में। नेट रेजिस्टेंस अलग अलग योग से हमेशा अधिक होता है, गलत। नेट रेजिस्टेंस हमेशा अलग अलग योग से कम होता है। भाई आप इन सब का जब नेट रेजिस्टेंस डालोगे ना 2 4 6 का, वो नेट रेजिस्टेंस 2 ओम से भी कम आएगा, और 2 ओम से कम आएगा, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही। कौन सा सही है? डी आंसर एकदम सही उत्तर होगा 33। नेक्स्ट अगला, ये लो सर, डिवाइड करंट का क्वेश्चन नहीं है क्या? डिवाइड करंट मैं समझा नहीं। अच्छा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते आगे होगा शायद। बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताना है कि कौन सी बात एकदम सही है। समांतर में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, गलत। बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि समांतर में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? समांतर में ध्यान रखना नेट रेजिस्टेंस उल्टा घटता है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया, और पहला वाला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। समांतर में वोल्टेज समान रहता है, सही है। श्रेणी में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये बात भी एकदम सही है। देख लो भैया, बी वाला पॉइंट एकदम सही है। नेक्स्ट अगला, चलो 35 ट्राई कीजिए। हाँ भाई, यहां पर मैं आपको एक दो बातें समझाने वाला हूं, सुनिए, और नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर तुम किसी धातु की बात करते हो या फिर तुम बात करते हो मिश्र धातु की, धातु या मिश्र धातु की बात करते हो, तो ध्यान रखना इन दोनों में जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रजिस्टिविटी बढ़ जाती है,
लेकिन कंडक्टिविटी चालकता कम हो जाती है। ये किसके लिए सही है? ये धातु और मिश्र धातु के लिए सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे अर्धचालक का आ जाए, किसका आ जाए? अर्धचालक का आ जाए, अर्धचालक, तो याद रखना अर्धचालक की कंडीशन में जब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाने से ध्यान रखना उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रजिस्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर। तापमान बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? हरा, तो चालकों के लिए बढ़ता है। भाई बात तो यहां विद्युत प्रतिरोध की हो रही है, बात तो यहां विद्युत प्रतिरोध की हो रही है, तो चालकों के लिए बढ़ता है। लेकिन देखो अर्धचालक के लिए क्या होता है? सर अर्धचालक के लिए घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए अगला। ये लो है तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया तो क्या, ये लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है 36 नंबर, ट्राई कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी कर दे फटाफट, एक बार पहले सेशन को शेयर कर दे और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। वेरी गुड है, पढ़िए बच्चों। बोला है यदि दिए गए एमीटर में पाठ्यांक 2 एम्पियर है तो बताइए रेजिस्टेंस आर का मान क्या है। मतलब ये जो आपका अमीटर है बच्चों, इस अमीटर में बहने वाली जो धारा है, सर इस अमीटर से बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, तो बोला है ये जो रेजिस्टेंस आर लगाए, ये रेजिस्टेंस आर कितना होना चाहिए? लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप लोगों को यहां पर नेट रेजिस्टेंस बताना है, तो आप ये बताओ अगर मैं नेट रेजिस्टेंस ऐसे निकाल दूं कि 6 वोल्ट की बैटरी और धारा बह रही है 2 एम्पियर की, तो V/I यानी नेट रेजिस्टेंस 3 ओम आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बताओ। अगर नेट रेजिस्टेंस 3 ओम लाना है तो कैसे 3 ओम आएगा? बच्चों 3 ओम लाने के लिए हमें पहले 3 और 6 को पैरेलल करना होगा। याद रखना 3 और 6 का पैरेलल 2 ओम होता है। आप पूछो कैसे, तो मैं आपको बता दूं 3 × 6 R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अरे ये वैल्यू सॉल्व करके देखिए तो 2 ओम आंसर आएगा। 3 और 6 का पैरेलल 2, तो आप मुझे बताओ यहां पर कितना रेजिस्टेंस लाना होगा जिससे कि वो 3 ओम बन जाए, तो कह देना यहां पर 8 ओम का रेजिस्टेंस लेके आइए। तो 2 + 8 बताइए कितना हो जाएगा? सर 2 + 8 3 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 3 नहीं होगा, माफ करना, इसका आंसर 3 नहीं होगा, वो तो 3 है, आंसर होगा 8। आंसर कितना होगा? 8। समझे नहीं समझे? अरे नेक्स्ट ले लो 37। बच्चों ये वाला सवाल भी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल था, मतलब मजा आ गया था ये सवाल को जब ये पूछा गया था। चलिए ट्राई कीजिए और जल्दी मुझे बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। क्या बात है, पढ़िए और थोड़ा एक बार सेशन को सब लोग शेयर भी कर दे फटाफट। लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग दिए रहे हैं और बोला जा रहा है कि सबसे कम प्रतिरोध क्या हो रहा, मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बच्चों अगर यहीं पर सवाल में रजिस्टिविटी पूछता तो कह देना तीनों मामले में समान होती। अगर क्वेश्चन आता प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा है तो कह देना प्रतिरोधकता सबकी समान होती, क्योंकि तीनों हमारे तांबे के तार है। लेकिन सवाल में रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है वो भी मिनिमम। तो आपको पता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ऊपर लंबाई आता है, नीचे एरिया आता है, आता नहीं आता? A/2, A/2 के लिए ये है, ये देखो, तो A/2 का अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे ऊपर लंबाई और नीचे एरिया है, मतलब A/2 देख लो, तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा? सर इसमें ना ऊपर 4 का फैक्टर लग जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इधर आइए। सर ये एरिया A, अगर एरिया A की बात करते हैं तो ये रहा एरिया A वाला तार, यानी ऊपर लंबाई नीचे एरिया A, 1 का फैक्टर लग जाएगा। और इसके बाद 2A वाला देख लो बच्चों, 2A वाले की बात करते हैं, ऊपर लंबाई मतलब L/2, ये है 2A वाला, और नीचे एरिया 2A, तो आप बताओ यहां पर जो फैक्टर लग जाएगा वो 8/4 लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने बताओ मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा ऑप्शन नंबर सी बना रहा है। देख लीजिए 1/4 लग रहा है, इसलिए सबसे कम रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी है ना? नेक्स्ट है अगला, ये लो 38 नंबर, बताइए, पढ़िए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 बताओ।
अच्छा सवाल था पिछला वाला, ठीक है। चित्र में वोल्टेज धारा ग्राफ दिखाया गया है, तब परपट का प्रतिरोध बताइए। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर वोल्टेज y एक्सिस में है और धारा तुम्हारी x एक्सिस में। मैंने आपको बताया कि जब वोल्टेज धारा ग्राफ होता है तो बताइए इसका स्लोप क्या बताता है, तो कह देना इसका स्लोप तुम्हें बताता है रेजिस्टेंस R। स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है रेजिस्टेंस R। अरे आपको ये नहीं पता चल रहा कैसे बताता है तो आप याद कर लो स्लोप क्या होता है। स्लोप में हमेशा y वाला ऊपर होता है, x वाला नीचे। y में वोल्टेज है, x में धारा है, और v बटे आई हमारा क्या होता है, R होता है। स्लोप हमारा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा स्लोप के बारे में क्या कहना चाहोगे, स्लोप क्या हो रहा है? तो बच्चों देखो स्लोप हमारा पहले ये था, फिर स्लोप हमारा ये हो गया, फिर स्लोप हमारा ये हो गया। अब बताओ स्लोप क्या है? यहां अगर 10 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां 30 का बन रहा है, यहां 60 का बन रहा है। अरे यार स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है, विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, है ना। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर यही क्वेश्चन में हम लोग यहां आई कर देते, यहां वी कर देते, तो फिर इसका उल्टा आंसर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ रही है नेक्स्ट 39 नंबर पढ़िए, क्या बात है, वेरी गुड। आगे बढ़िया, और थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर भी कर दो सब लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से पहले एक बार लाइक कर दीजिए ताकि इसकी संख्या थोड़ी और बढ़ सके। अरे लास्ट में बात करनी, हाँ बिल्कुल बात करेंगे हम लोग, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल घटाने से संधारित्र की धारिता पर क्या फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल लास्ट में हम लोग बात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र जैसे कि ये बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर हमने यहां पर एरिया घटा दिया तो धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा? तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर तुमने एरिया घटा दिया तो बताइए संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि धारिता एरिया के समानुपाती है। 36 को फिर से बता दीजिएगा, ठीक है भाई। धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है, धारिता हमारी घट जाएगी, ठीक है। अरे ये लीजिए 40, इनमें से किस कण के विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेडियल रूप से बाहर जाती हैं? बहुत बड़े सवाल है, इसमें जरा ट्राई करके देखिए, इनमें से बताओ किसमें रेडियल रूप से बाहर जाती है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को दो तरह से बताया है। अगर आपके पास धनावेश होता है तो धनावेश में ध्यान रखना विद्युत बल रेखाएं रेडियल रूप से कहां होती है, बाहर की ओर जाती है, ऐसे धनावेश में। लेकिन अगर यही ऋणावेश होता है तो ऋणावेश में ध्यान रखना रेडियल जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती है, सर विद्युत बल रेखाएं वो आपकी अंदर की ओर आती है, ऐसे रेडियल रूप से। सवाल बड़ा प्यारा पूछा है कि किसमें विद्युत रेखाएं बाहर जाती है? तो बाहर तो धनावेश में जाएंगी, बाहर तो धनावेश में जाएगी। अच्छा धनावेश कौन है इनमें से? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा कण पे धनावेश होता है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है? तो कह देना अल्फा कण पे हमारा धनावेश होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो मैं दो चार जो औपचारिकता जो बची है पहले वो खत्म कर दूं। बच्चों आप ये समझो ना, पहले आप इस बात को समझो कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पूरा साइंस पढ़ना है। अगर बहुत अच्छे से पूरा साइंस पढ़ना है तो आप सब लोग मेरी एक बात मान लो। आप कहोगे मार साहब कौन सी बात? देखो है क्या ना कि मैंने ना बहुत सारे अपने पेड क्लास में जितना भर भर के पूरा कंटेंट दिया है उसके दो चार वीडियो मैंने फ्री कर रखे, यूट्यूब पे डाल रखे। साथ साथ मैंने बहुत पहले पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा ऑप्टिक्स, इसके अलावा मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट वो वन शॉट वीडियो में डाल रखा है। आपको करना क्या है कि आप लोग जिस चैनल पे हो यानी पाठशाला रेलवे एग्जाम पे हो, आप लोग पाठशाला रेलवे एग्जाम को देख लीजिए, देख लिया। फिर इसके बाद जैसे आप यहां पर होम वीडियो शॉर्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहां पे एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन वाला ऑप्शन मिलेगा? प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए और जैसे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, है ना। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट बच्चों ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें 45 दिन की साइंस थ्योरी, ये जो मैं 20 मिनट का कॉन्सेप्ट लेके आता हूं ना रात के 9:30 बजे, उसकी प्लेलिस्ट यहां पर मिलेगी। 45 दिन की साइंस थ्योरी, 45 दिन की साइंस थ्योरी।
ये जो अभी वाली क्लास चल रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूं, तो चैप्टर वाइज की जो प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज, अब चैप्टर वाइज के बाद मैं बाद में मिक्स कराऊंगा, तो चैप्टर वाइज की जो प्लेलिस्ट है वो 45 दिन की साइंस प्रैक्टिस के नाम से मिलेगी। ओके, 45 दिन की साइंस प्रैक्टिस के नाम से मिलेगी। एक और प्लेलिस्ट है, एक और प्लेलिस्ट है, उसको भी आपको थोड़ा देखना होगा, जिसमें आपको वन शॉट प्लेलिस्ट है बच्चों। ये देखिए, आप ये वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वाली प्लेलिस्ट है साइंस थ्योरी क्लास फॉर रेलवे एग्जाम यूडी सर। बच्चों साइंस थ्योरी क्लास फॉर रेलवे एग्जाम यूडी सर, इस वाली वीडियो में 12 वीडियो पढ़े हैं, और ये 12 वीडियो जो है 12 घंटे की वीडियो नहीं है, ये 12 वीडियो कम से कम 50 घंटे की वीडियो है। आप कहोगे कैसे? बच्चों एक एक वीडियो इसमें 3-3, 4-4 घंटे का है, एडिट वीडियो इसमें 3-3, 4 घंटे का है, जिसमें मैंने वन शॉट पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा रखा है, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है, पूरा मैंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस, और जो टॉपिक इसमें नहीं भी होगा वो टॉपिक भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो आप सब लोग जो है ना, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, डेली शाम के 7 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए, और लाइव जुड़ने के साथ इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर जो भी मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप देखकर प्रॉपर्ली, और ये प्लेलिस्ट खास तौर से इसमें आप, मैं खोल के दिखा रहा हूं ना, आपको लगेगा मार साहब लगता है झूठ बोल रहा है, मैं किसी चीज को झूठ नहीं बोलता हूं बच्चों। आप ना इसमें जाके देखिएगा, एक चीज मैंने कितनी धुआंधार तरीके से इसमें बता रखी है। अरे अब देखो ये बोलना शुरू कर दिया, मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर दूं जरा, चल बेटा स्टॉप हो जा, ये देखिए स्टॉप हो गया। बच्चों आप जरा गौर से देखिए, तो इसमें ना ये क्लास देखिए, इसके अलावा मैं और नीचे लेके आता हूं 2.5 घंटे 2.5 घंटे, है ना। फिर इसके बाद ये मैंने ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल लगाना सिखाया, कैसे न्यूमेरिकल लगता है, 4 घंटे का पूरा ऑप्टिक्स से देख लीजिए, 4 घंटे के ऑप्टिक्स के साथ साथ 2.5 घंटे 3 घंटे का पीरियोडिक टेबल है। आप बात समझ रहे हैं ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने 3 पार्ट में पूरे के पूरे डाल रखे हैं, एसिड और बेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, करंट एंड रेजिस्टेंस देख लो, ये डाल रखा है। मतलब सारे के सारे वीडियो जो है इसमें मिल जाएंगे आपको, और वो भी वन शॉट का मतलब उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। बाकी आप सब लोग मुझसे अगर और डिटेल में पढ़ाना चाह रहे हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे जो साइंस का लाइव बैच चल रहा है उसको ले सकते हैं। बच्चों एप्लीकेशन पे जो साइंस का लाइव बैच चल रहा है उसको देखिए कितने प्यारे ढंग से, मैंने अभी मेंटल के नियम को खत्म किया था। एक एक चीज हिंदी इंग्लिश हर एक चीज में, मतलब ये जिनको समझ में नहीं आता ना फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत कायदे के साथ मैंने समझाई है। तो अगर आप और भी बेहतर पढ़ना चाह रहे हैं और भी अच्छे से कंटेंट आ रहे हैं तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे साइंस के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज मत ज्वाइन करना बेचा, कल ज्वाइन करना, क्योंकि कल से ऑफर स्टार्ट हो रहा है ना। कल से 3 दिन का ऑफर स्टार्ट हो रहा है, और उस 3 दिनों में मैं अपने साइंस के लाइव बैच को घटाकर कितना कर रहा हूं, साइंस के लाइव बैच को घटाकर सिर्फ और सिर्फ जो है 399 रुपए। अभी तक हमारा साइंस का लाइव बैच वो 599 का चल रहा था, उसको घटा के 399। इसके लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहां व्यू ऑल में डालना है। व्यू ऑल में जाएंगे तो साइंस का स्पेशल बैच मिलेगा, वहां पर आप 399 का पेमेंट करके पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं। ये सिर्फ 3 डे का ऑफर है, 3 डेज का। वैसे ये ऑफर कल से स्टार्ट हो जाएगा, मैंने आज पहले से आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब मैं आपकी बात कर लेता हूं। सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। अरे बच्चा कैसे नहीं प्रोवाइड कराऊंगा यार, अभी कल वाली जो पीडीएफ है ऑप्टिक्स, ये देखो कल ऑप्टिक्स की क्लास हुई थी ना 40 क्वेश्चन की, वो ऑप्टिक्स वाली क्लास टेलीग्राम चैनल पे डाली जा चुकी है, डाली जा चुकी है। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। माई पाठशाला पीडीएफ पे डाली जा चुकी है, तो आप माई पाठशाला पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। विवेक वर्मा परसों सुबह 9 बजे से टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बेसिक साइंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विवेक वर्मा, चलो फिर ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज 9:30 बजे दोबारा से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सारे बच्चे एक बार क्लास में जरूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी।
आरआरबी जेई में बायोलॉजी के कम क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्यादा आते हैं। इवन सीबीटी 2 में देखो बायोलॉजी है ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स और